नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं निधि। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि और कोई रास्ता है स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कि आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वीज़ाज अवेलेबल है जो आप अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी लेके भी आ सकते हो। तो उसमें से एक वीज़ा के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है सब क्लास 186 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा। तो 186 एक परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा है जिसमें आपको आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए और उसमें उसके बिजनेस में काम करने के लिए। इसमें 3 पाथवे, एक डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम, एक टेम्पररी रेसिडेंसी ट्रांजिशन स्ट्रीम। टेम्पररी रेसिडेंसी में अगर आपके पास 482 या 457 वीज़ा हो तो उसमें से आप इस वीज़ा में कन्वर्ट हो सकते हो। वो बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास वो 2 वीज़ा हो तो। फिर उसके बाद है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम वीज़ा। तो ये 3 कैटेगरी 186 वीज़ा के अंडर में आती है। तो इसमें से दो कॉमनली यूज पाथवे, एक है डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा और दूसरा है टेम्पररी रेसिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा के बारे में। तो इस वीजा में आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रह सकते हो और आप ऑप्शर भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आप अगर इंडिया से आना चाहते हो या तो दूसरी कोई कंट्री से आना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसमें ऑप्शर अप्लाई करके डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसी तो लेके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सके, वो दिखा सके कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, जो हमको चाहिए वो, तो हम उनको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप करने के लिए रेडी है तो ये स्ट्रीम आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ये 186 डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम वीज़ा लेने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले आपकी एज अंडर 45 होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम्पशन मिल जाता है इस वीज़ा के लिए। फिर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। फिर आपके पास रिलेवेंट स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से आपको स्किल असेसमेंट मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए उनकी रिलेवेंट बॉडी से आपके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहिए। अगर स्पॉन्सरशिप देगा तो ही आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो। तो इस वीजा लेने के लिए आपका कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, मतलब कि 6 बैंड चाहिए। आप अगर IELTS दो या तो PTE दो तो आपको 6 बैंड लाने। इस वीजा में पॉइंट का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके 6 बैंड भी इनफ है। आपको 7 इंच या 8 इंच लाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपको जॉब के लिए थोड़ी स्किल्स होनी भी जरूरी है, क्योंकि इस वीजा लेने के लिए ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप वीजा है। तो आपके लिए आपके जो रिलेवेंट ऑक्यूपेशन होगा उसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा और उसके रिलेटेड आपको स्किल्स चाहिए होगी। तो ये थी डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम। उसके बाद है टेम्पररी रेसिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम। इसमें अगर आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम वाली सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस स्ट्रीम के थ्रू जा सकते हो। इसमें अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वीजा हो तो उसमें आप एक्सपीरियंस गेन करके फिर ए स्ट्रीम के थ्रू आप 186 डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इस वीजा लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास या तो 482 या तो 457 वीजा होना चाहिए। तो इस वीजा में आपका ट्रांजिशन होता है टेम्पररी रेसिडेंस वर्किंग वीजा में से परमानेंट वीजा में आपका ट्रांजिशन होता है। तो इस वीजा लेने के लिए अगेन आपकी एज अंडर 45 होनी चाहिए, पर इसमें भी एग्जाम्पशन मिल जाता है कई केस में। और आपका इंग्लिश कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए, मीन्स के 6 बैंड होने चाहिए IELTS या तो PTE में। और ये वीज़ा लेने के लिए आपको स्किल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कभी उनको डाउट हुआ तो वो आपसे मांग सकते हैं। बस इसमें आपका एम्प्लॉयर जो वो आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सरशिप दे दी तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और आपने एक ही एम्प्लॉयर के साथ 3 साल अगर काम कर लिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो फिर डायरेक्ट एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो फिर आपको परमानेंट रेसिडेंसी उस वे के थ्रू मिल सकती है। बट इसमें एक ये कंडीशन है कि आपका कोई वीज़ा रिफ्यूजल भी नहीं होना चाहिए। और इस दोनों ही टाइप के वीजा में आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे ला सकते हो। फैमिली मेंबर मीन्स कि आप अपने किड्स को, अपने स्पाउस को यहाँ पे ला सकते हो। तो इस दोनों ही टाइप के वीजा में आपके एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का कोई सिटीजन या तो परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिला जो ये इस जॉब के लिए सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, इसलिए उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। तो उनको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप में वो सारी स्किल्स है जो उनको चाहिए। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाती है उसके बाद आप नॉमिनेशन के लिए फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा? तो डॉक्यूमेंट में आपको अपने आइडेंटिफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चाहिए होंगे। आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर आपको अपना स्किल असेसमेंट दिखाना है और आपको अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड होगा उसका प्रूफ दिखाना होता है। तो अगर आपका नॉमिनेशन आ गया तो फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको हेल्थ रिक्वायरमेंट और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। हेल्थ रिक्वायरमेंट मीन्स आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए।
और आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें आपके ऊपर कोई मतलब गुनाह ऐसा कुछ हुआ नहीं होना चाहिए अपनी कंट्री में। तो आपको ईज़िली ये वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट तो नॉमिनेशन के टाइम पे चेक ही हो ही जाते हैं। तो फिर ये दोनों अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका वीज़ा ईज़िली आ जाएगा। तो आपने अगर ये वीज़ा अप्लाई कर दिया तो ये वीज़ा आने की टाइमिंग कितनी है? तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है अराउंड 4 मंथ टू 13 मंथ, 4 महीने से 13 मंथ के बीच में आपका ये वीज़ा आ जाएगा। और इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? वीज़ा फ़ी है इसकी अराउंड $4,600। तो जब आपका वीजा आ जाएगा तो उसके बाद क्या कंडीशन है? तो आपको एक बार परमानेंट रेसिडेंसी तो मिल गई, तो उसके बाद ये सारी कंडीशन है कि अगर आप ऑनशोर हो, मतलब कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो, तो आपको तुरंत ही उस कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देना है जिस भी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है। और अगर आप ऑफशोर हो, मतलब कि आप दूसरी कोई कंट्री से आ रहे हो, तो आपको विद इन 6 मंथ आपको जॉब स्टार्ट कर देनी है जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया है। और आपको जिस भी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है उस कंपनी के साथ आपको 2 साल काम करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये वीज़ा में पहले ऐसी कंडीशन थी कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो आपकी मिनिमम एनुअल इनकम 54,000 होनी चाहिए, जो अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1 जुलाई 2023 से 70,000 कर दिए। तो आपकी इनकम अब मिनिमम 70,000 होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ पे 70,000 बहुत हाई कहलाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबके 50 से 60 के बीच में पैकेज होते हैं। तो अगर आपको कोई एम्प्लॉयर 70,000 देने के लिए रेडी है तो आपके लिए वीज़ा लेना बहुत ईजी हो जाएगा, आपके पास अगर कोई स्पॉन्सरशिप देने वाला है तो ये सी सारी बातें स्पॉन्सरशिप के बारे में, 186 वीजा के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।